नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। राजस्थान में जगुआर फाइटर जेट क्रैश, 2 लोगों की मौत। चूरू के गांव में मलबा बिखरा, गांव के शव के टुकड़े मिले हैं। गुजरात में पुल टूटा, चलती गाड़ियां नदी में गिरी, 9 लोगों की मौत, 8 को बचाया। मध्य प्रदेश और मध्य गुजरात का सौराष्ट्र से संपर्क टूटा। वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में महागठबंधन का बिहार बंद, 7 शहरों में ट्रेनें रोकी, 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए। ट्रेड यूनियंस का दावा, 25 करोड़ कर्मचारी आज हड़ताल पर। बैंक और डाकघर में काम पर असर पड़ रहा। और वहीं आतंकी तहव्वुर के 13 अगस्त तक बढ़ी जुडिशियल कस्टडी, एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की है। पुराने वाहनों को 1 नवंबर से नहीं मिलेगा फ्यूल, दिल्ली सहित 5 शहरों में नियम होगा लागू, पहले 1 जुलाई से बैन लगना था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, राजस्थान के चूरू में वायुसेना का विमान क्रैश हुआ है। जगुआर फाइटर गिरने से पायलट समेत 2 की मौत बताई जा रही है। चूरू के रतनगढ़ इलाके में फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, राजस्थान में विमान हादसा हुआ है और जिसकी चपेट में आने से पायलट की मौत बताई जा रही है। वहीं ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान के चूरू की ये तस्वीर है जहां पर वायुसेना का विमान क्रैश हुआ था। साथ ही साथ ये भी देखा गया था कि जगुआर फाइटर गिरने से पायलट समेत 2 की मौत हो गई थी। तो विमान हादसे, लगातार हो रहे विमान हादसे से गंभीर सवाल उठते नजर आ रहे हैं और दहशत भी यात्रियों में देखी जा रही है। साथ ही साथ जो ग्रामीण गांव के जो लोग थे, उनका ये कहना था जब ये हादसा हुआ तो तेज धमाका हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे कि मिसाइल कोई फटी हो। तो ऐसे में आग का जो गुबार था, धुएं का जो गुबार था, आग का गोला बनता नजर आया था विमान। और ऐसे में जो दहशत का माहौल था वो भी देखा जा रहा था। फिलहाल जो टीमें थी वो मौके पर पहुंच चुकी थी। वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। स्थानीय लोग भी, आसपास के जो लोग हैं वो भी पहुंच चुके थे। तो पूरी तरह से जो मलबा था उसे हटाने की कोशिश भी की जा रही थी। पायलट की मौत हो चुकी है और लेकिन 2 लोगों की, पायलट समेत 2 की मौत बताई जा रही है। राजस्थान के चूरू से आपको एक खबर बता रहे हैं, रतनगढ़ इलाका है, फाइटर विमान हादसा हुआ है। विमान हादसा किन कारणों की वजह से हुआ है, अभी इसकी जांच की जा रही है। तकनीकी खामियों की भी जांच की जा रही है। राजस्थान के चूरू में ये बड़ा हादसा हुआ था। तो चूरू के रतनगढ़ इलाके में फाइटर प्लेन क्रैश हुआ दोपहर के समय और वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो फाइटर प्लेन हादसा और पायलट की मौत। तो ये जो विमान हादसा हुआ है खेत में हुआ है और ये तस्वीर भी खेतों की दिखा रहे हैं, पर खर्चे उड़ चुके थे विमान के और जब ये धमाका हुआ आसपास के लोग भी सहम उठे थे। जगुआर फाइटर गिरने से पायलट समेत 2 की मौत बताई जा रही है। चूरू के रतनगढ़ इलाके की ये घटना, विमान हादसा हुआ है। तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, राजस्थान की ये तस्वीर। और बीते दिनों भी देखा गया था कि गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था, इसके बाद रुद्रप्रयाग में भी ऐसे उत्तराखंड के देखा गया था विमान हादसा। और ऐसे लगातार हो रहे विमान हादसे से सवालों के घेरे में भी अब देखा जा रहा है कि किस तरह से जो सवाल अब उठ रहे हैं लोगों के बीच, यात्रियों के बीच, वो गंभीर मुद्दा भी अब ये बनता जा रहा है। वहीं गुजरात के वडोदरा में पुराना पुल ढह गया है, चलती गाड़ियां नदी में गिर चुकी हैं, 9 लोगों की मौत बताई जा रही है, 8 को बचाया गया है। मध्य गुजरात का सौराष्ट्र से संपर्क टूट गया और संपर्क टूटने की वजह से इतना बड़ा ये हादसा हुआ है, चलती गाड़ियां नदी में गिर गई हैं। तो ये पुल जो है नदी के बीच में जो पुल था, पुल के टूटने से 9 लोगों की मौत बताई जा रही है। मध्य गुजरात का सौराष्ट्र संपर्क टूटने से ये बड़ा हादसा। और इसके साथ ही ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, वडोदरा से पुराना पुल जो कि था वो ढह गया। अचानक पुल के ढह जाने से जो गाड़ियां
पुल से गुजर रही थी, उसमें से देखा जा रहा है कि एक गाड़ी के गिर जाने से 9 लोग बताए जा रहे हैं। 10 लोगों की मौत है, 8 को बचाया गया है। तो मध्य गुजरात का संपर्क टूटा है, सौराष्ट्र से ये संपर्क टूटा। पुराना पुल बताया जा रहा है जो कि ढह गया है और बड़ा हादसा हुआ है। तो इन दिनों बारिश के दौरान नदियां भी उफान पर हैं, चलती गाड़ियां नदी में डूब गई। जो गुजर रही थी पुल से, पुराना पुल था, ये जर्जर हालत में था और अचानक ढह जाने से बड़ा हादसा हो गया है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां से गाड़ियां गुजर रही थीं और 10 की मौत बताई जा रही है। 10 लोगों की मौत हो गई है, 8 लोगों को बचाया गया है। तो मध्य गुजरात का संपर्क टूटा है सौराष्ट्र से। गुजरात से आपको ये खबर बता रहे हैं, वडोदरा में पुराना पुल ढहने से ये बड़ा हादसा, चलती गाड़ियां नदी में गिर गई हैं। तो गुजरात में पुल के गिरने से 9 की मौत हो गई है और ये पुराना जर्जर हालत में आप इस पुल को देख सकते हैं। हालत बेहद गंभीर है और ये भी है कि शिकायत भी कई बार की गई थी इसको सुधरवाने की, इसकी मरम्मत करने की, लेकिन अभी तक ऐसी तस्वीर निकल कर आई नहीं थी सामने कि उसकी मरम्मत की गई हो। लेकिन अब चूंकि ये तस्वीर देखी जा सकती है, पुराना पुल था, ढह गया, 10 की मौत बताई जा रही है। पटना से खबर है, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, महाराष्ट्र में जनादेश छीना और अब बिहार में मताधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। तरीका नया है, साजिश पुरानी है। हम संविधान विरोधी ताकतों को बेनकाब करेंगे। राहुल गांधी का एक्स पर ये ट्वीट है, एक्स पर ये पोस्ट किया गया है और पोस्ट के माध्यम से आरोप भी लगाए गए हैं कि तरीका नया हो सकता है लेकिन साजिश ये पुरानी ही है। तो वहीं महाराष्ट्र में जनादेश छीना, बिहार में कोशिश की जा रही है। बिहार में मताधिकार छीनने की कोशिश, राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से ये गंभीर आरोप भी लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम संविधान विरोधी ताकतों को बेनकाब करेंगे। तो हम इन संविधान विरोधी ताकतों को बेनकाब करते रहेंगे, जनता और युवाओं के साथ मिलकर मुंहतोड़ जवाब देंगे। महाराष्ट्र में जनादेश छीना और अब बिहार में मताधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। तरीका नया है, वही साजिश पुरानी है। और वहीं खबर आपको कानपुर से बताने जा रहे हैं, कुर्सी को लेकर के घमासान मचा हुआ है। छावनी में तब्दील हुआ सीएमओ ऑफिस और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी आखिर फिर उन्होंने कुर्सी संभाली है। उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्यभार संभाला है। सीएमओ उदयनाथ बगल की कुर्सी में डालकर बैठ गए। सीएमओ उदयनाथ बोले, अभी शासन से हटाया नहीं गया है, शासन से आदेश आएगा तो वो अपना कार्यभार जहां दिया जाएगा वहां पर वो पहुंच जाएंगे। फिलहाल श्रावस्ती से आए डॉक्टर उदयनाथ चूंकि सीएमओ पद पर कार्यरत थे, अब हरिदत्त नेमी के पहुंचने के बाद घमासान कुर्सी को लेकर मचा हुआ है। कानपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएमओ उदयनाथ बोले हैं कि अभी शासन से उन्हें हटाया नहीं गया है, ना ही ऐसी कोई भी रिपोर्ट आई है जिसके चलते वो हटाए जाएं। कानपुर में सीएमओ कार्यालय में दो सीएमओ का प्रकरण जो है वो लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। पहले जो मुख्य सीएमओ का कार्यभार है वो डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने ले लिया है, तो वहीं पर कुर्सी डालकर जो वर्तमान में सीएमओ थे डॉक्टर उदयनाथ, उन्होंने भी अपनी कुर्सी डालकर ग्रहण करा पद। लेकिन अब उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कहा जा रहा है कोर्ट से ऑर्डर आ गया है, फिर भी आज आपने कुर्सी डालकर सीएमओ के पद के बगल में बैठने का प्रयास किया और लगातार बैठे भी रहे क्योंकि आपका यहाँ पर पद है। अब क्या कहेंगे, क्या कुछ करने वाले हैं? अब बिल्कुल
तो सीएमओ हैं, एक दिन कोर्ट के आदेश से आके बैठे हैं और हम तो प्रमुख सचिव के आदेश से हम यहाँ बैठे हैं मंत्री के महोदय। अब कोई निर्देश आएगा तो हम रहेंगे या जाएंगे तो आदेश आने के लिए। लेकिन उनका जो प्रोसेस है वो सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन प्रोसेस ये है कि कोर्ट का आदेश हुआ और शासन से आदेशित करा के तब यहाँ ज्वाइन करना चाहिए। सर अब आगे आपका क्या स्टेप होने वाला है, क्योंकि एक कोर्ट की शरण में रहते हैं और कोर्ट का ऑर्डर मान रहा है और एक शासन के ऑर्डर मान रहा है। हमने जो है इसकी सूचनाएं जो है शासन को दे दिया है, जैसा भी निर्देश है तो ऐसा हम ऐसा करें। सर ये भी कहा गया कि जब आप यहाँ पर सुबह आए थे तो फिर आपके बीच में दोनों लोगों के बीच में तकरार हुआ था। नहीं कोई तकरार नहीं, हम लोग जब बैठे थे हमने हाथ मिलाए और कोई तकरार मेरे तरफ से। तो अब क्या इंतजार करना है कि शासन की तरफ से टकराए? कोई आदमी जबकि नेमी जी कह रहे हैं कि कोर्ट का जो ऑर्डर था वो बकायदे शासन को भी दे दिया गया है, आपको भी दे दिया गया है। ऐसे नहीं होता, ये नहीं कर रहे हैं शासन को जो कोर्ट का आदेश है शासन को है, शासन में फिर जो है जो भी करना होगा वो एक आदेशित करके कि आप सीएमओ है रहना है या ज्वाइंट डायरेक्टर रहना है या उदयनाथ को वापस जाना है, वो एक आदेश आता है तब मानेंगे। तो ये थे हमारे साथ सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ, जिनका ये कहना है शासन का जो भी आदेश आएगा उसको वो मानेंगे और अपनी तैनाती होने के बाद ही कार्य करेंगे। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की कानपुर में डीएम और सीएमओ विवाद के बाद शासन ने दखलंदाजी करी और उसके बाद सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब जनता फिर से कंफ्यूज हो गई है, क्योंकि सीएमओ कार्यालय में दो सीएमओ हो चुके हैं। मैं इस वक्त सीएमओ कार्यालय में मौजूद हूँ और मैं इसके अंदर प्रवेश करूँगी और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर वर्तमान में जो सीएमओ थे डॉक्टर उदयनाथ, उनका जो पोस्टर है, जो उनका रूम है, वहाँ पर उनके नाम का प्लेट लगा हुआ है और अंदर जो है हाल ही में जो अभी डॉक्टर हरिदत्त नेमी जो कोर्ट के गए थे और कोर्ट से स्टे लेकर आए हैं और उन्होंने इस मुख्य कुर्सी से सीएमओ पद का कार्यभार संभाल लिया है। हालांकि सुबह का नज़ारा ये था कि दो सीएमओ इस कुर्सी के अगल बगल बैठे हुए थे और बाकायदे दोनों के बीच में टकरार भी हुआ। लेकिन क्या कुछ हुआ है ये खुद डॉक्टर जो इस समय तैनात हैं, जिन्होंने कार्यभार ले लिया है, जो लगातार विवादों से घिरे रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने अब इनको राहत दे दी है। तो फिर इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर आपने आते ही चार्ज ले लिया है और कहीं ना कहीं टकराव भी हुआ है जो यहाँ पर सीएम उद्योग से, क्या कुछ रहा इस दौरान? आज 9 जुलाई को 7 जुलाई को जो है हाई कोर्ट में जो है मेरा इस पर डिसीजन हुआ था। तो जो मेरा सस्पेंशन हुआ था तो वो सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी कानपुर नगर के उसमें हुआ था पोस्ट पे, और मुझे अटैचमेंट किया गया था हेडक्वार्टर लखनऊ। तो बेसिकली मेरी जो पोस्टिंग थी वो यहीं थी। उसी के क्रम में मैं जब हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट से जो मेरा जो सस्पेंशन था वो स्टे हो गया उस पर। और जो डॉक्टर साहब मेरे से बाद में आए थे डॉक्टर उदयनाथ सीएमओ की सीट पे, वो भी उसमें पार्टी थे, तो उनका भी जो यहाँ जैसे सीएमओ की सीट पे हुआ था उसका भी स्टे हो गया है। तो बेसिकली स्टे दोनों का हुआ है। तो आज में क्या हुआ कि मेरा जो सस्पेंशन था वो जब स्टे हुआ तो मैं अपनी सीट पे आ गया, क्योंकि मैंने चार्ज किसको दिया ही नहीं था, ना मैंने कहीं जाकर चार्ज दिया है। मैं अपनी सीट पे आ गया हूँ और उनका जो यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था वो भी स्टे हो गया है। तो उनको शासन में जाके अपनी गुहार लगाना चाहिए शासन से, क्योंकि शासन के ऑर्डर के अगेंस्ट मुझको स्टे हुआ है। इनका भी स्टे हो गया है जो इनका ट्रांसफ़र हुआ था सीएमओ की सीट पे, और मेरा स्टे वो हुआ है जो मेरा सस्पेंशन हुआ है। सर लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा शासन द्वारा किया गया है, प्रमुख सचिव ने मेरी तैनाती करी है, तो उसके बावजूद अभी भी वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए ये तो हाई कोर्ट, वो तो उनको डिसाइड करना है, जो उनको संभाल रहे वो सोचेंगे कि हाई कोर्ट बड़ा है या शासन बड़ा है। मैं इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, लेकिन वो हाई कोर्ट में जब मैंने रिट किया था तो उसमें ये पार्टी थे और इनको पूरी रिट की कॉपी मिली है। उसमें डीजी साहब भी पार्टी थे, उसमें प्रमुख सचिव सर पार्टी थे, उसमें ये भी पार्टी थे, पूरी की पूरी इनको रिट की कॉपी है और उसमें आदेश है जो स्टे का, तो इनके पास है। अब ये इनका वो है, सोच है कि ये मतलब किसको ऊपर मानते। हमारे साथ सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी, जिनका ये कहना है कि शासन हो या फिर कोर्ट हो, जहाँ पर इनकी तैनाती होगी ये अपनी सेवाएं वहीं पर देंगे। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट।
और इसी बीच राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर बता देते हैं। राजधानी लखनऊ से यूपी में 22 पीसीएस बने आईएएस अफसर। राजधानी लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रांतीय सेवा कोटे से प्रमोशन हुआ है, तो प्रमोटर सभी पीसीएस अफसरों में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। आईएएस प्रोन्नत अफसरों का जल्द ही अलॉटमेंट भी होगा। तो लखनऊ से एक खबर, यूपी में 22 पीसीएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है, आईएएस बनाए गए हैं और जल्दी अलॉटमेंट भी कर दिया जाएगा। तो आईएएस प्रोन्नत अफसरों का अलॉटमेंट जो की है वो जल्द ही किया जाएगा। यूपी में 22 पीसीएस आईएएस बनाए गए हैं, तो प्रमोशन हुआ है। 22 पीसीएस अधिकारियों का आईएएस बने हैं और सभी पीसीएस अफसरों में खुशी की लहर है। अभ्युदय अवस्थी इसी खबर पर है। अभ्युदय को एक खुशी की लहर जब प्रोन्नति मिलती है किसी भी अधिकारी को, किसी भी वर्ग को, तो अब पीसीएस से आईएएस बने हैं 22 अधिकारी। देखिए, हमेशा से जब भी कोई सेवा में आते हैं पीसीएस अफसर, तो उनकी एक तमन्ना रहती है कि हम आईएएस बनेंगे, आईएएस बनकर फिर किसी जिले का चार्ज संभालेंगे। और इसी क्रम में जो 22 पीसीएस अफसर हैं, वो नियुक्ति विभाग ने आज एक आदेश जारी किया जिसमें 22 पीसीएस अफसरों को आईएएस के पद पर प्रमोट किया गया है। और इसमें खास बात यह है कि जब अभी बैच अलॉटमेंट नहीं हुआ है, बैच अलॉट किया जाएगा और इनका नोटिफिकेशन जारी होगा कि भारत सरकार इनका नोटिफिकेशन जारी करेगी कि इनको किस बैच में एडजस्ट किया जा रहा है। वहीं इसमें से सबके तबादले होना भी तय है, क्योंकि जिन पदों पर तैनात हैं वो पीसीएस अफसरों के पद हैं और इनमें सब में खुशी की लहर है, क्योंकि 22 पीसीएस अफसरों को प्रोन्नति मिल गई है। जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए अभ्युदय। राजधानी लखनऊ से एक खबर बता रहे हैं आपको। प्रमोशन हुआ है 22 पीसीएस अधिकारियों का, अब वो आईएएस बने हैं, जल्दी अलॉटमेंट भी होगा। सिरोंज से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो जारी किया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को खुले तौर पर धमकी दी। शर्मा ने वीडियो में कहा कि जो संघ का नहीं वो देशभक्त नहीं हो सकता। अपने बयान में उन्होंने दोनों नेताओं को चेतावनी दी और कहा कि संघ के खिलाफ बोले जाने पर परिणाम भुगतने होंगे। विधायक के इस बयान पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया और जहां कांग्रेस ने इसे नफरत फैलाने वाला करार दिया, वहीं बीजेपी ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। भाषा प्रयोग करके देशभक्त राष्ट्रीय खबर एमपी के मैहर जिले से है, जहां पर आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और इस गांव में पक्की सड़क तो दूर, बारिश के दिनों में कीचड़ से लथपथ रास्तों से भी होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे इसी कीचड़ से होकर के स्कूल जाते हैं, तो वहीं मरीजों को इलाज के लिए कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ता है। ग्राम पंचायत अमिलिया का वार्ड नंबर 1 और करीब 4 किलोमीटर लंबा कीचड़ भरा रास्ता झेल रहा है। बारिश में यह इलाका पूरी तरह से कट जाता है और ग्रामीण घर में कैद होकर रह जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल हालात यही होते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। गांव का प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विहीन है और सड़क न होने के कारण शिक्षक आना नहीं चाहते और स्कूल की बिल्डिंग अब खंडहर बन चुकी है। इसके बावजूद कुछ बच्चे कीचड़ से होकर के स्कूल पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन यह दृश्य सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़े कर देता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार कलेक्टर कार्यालय और स्थानीय प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। कल ही मुझे एडीएम सर ने एक वीडियो भेजा था और इसकी जानकारी दी थी और इसकी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया था। मैंने इसमें पता लगाया है कि ये जो रोड है इसका मुख्यमंत्री मजरा टोला जो योजना है इसके अंतर्गत संपर्कता ऐप्स पर इसका सर्वे कर दिया गया है
और कुछ निजी भूमि का मामला था, उसके संबंध में ग्रामवासियों ने अपनी सहमति दी थी। तो इस संबंध में हमने एसडीएम सर को चिट्ठी लिखी है तजन की कार्रवाई के लिए, तो तजन की कार्रवाई भी हो जाए और बरसात के उपरांत संपर्कता ऐप के माध्यम से जो सर्वे होगा उसकी अनुमति मिलने पर ये कार्य इस रोड का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। क्या समस्याएं दादी आपको? अरे कहाँ हमारी थे दवाई भी कहाँ से जाई, रोट हो तक खसले चले जाए। हमार नाती हैं तो कढ़ले बेचारे हरे जाते पढ़ाई स्कूल उतनी दूर, वहाँ से आए न पता कि कहाँ गिर गए कहाँ हुईगा। हम तो है ये हम तो बनी रोड बनी। अरे हमारे जिंदा और मैहर क्षेत्र में आता है, जिसमें से रोड की समस्या, नल की समस्या और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। सर मैं जो शिकायत करती हूँ तो सर लोग आते हैं तो धमकी देते हैं, बोलते हैं यहाँ तो रोड बनी है और सर इतना सारा पानी मतलब चलते नहीं बन रहा है। और जो मैं वीडियो भी बनाई हूँ, बहुत सारे बनाई हूँ, तो सर वही हमारे यहाँ सड़क न होने से इतनी परेशानी है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। हम लोग पिसना नहीं पिसा के खा सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ बारिश चालू हो गई तो यहाँ से हमारा पिसना नहीं जा सकता, क्योंकि पैदल जाना मुश्किल है, गठरी लेके कैसे जाएँ वहाँ। और वहाँ से अगर कोई वाहन भी लेके आओ तो यहाँ तक वाहन नहीं आता है। कोई अगर बीमार हो गया, हॉस्पिटल तो है नहीं, यहाँ मर जाते हैं क्या दवा बिगड़। सर हमारे यहाँ सर पहली बार तो हम सर मैहर जिला मैहर से हैं और हमारा गांव है अमिलिया कला मलाहन टोला वार्ड क्रमांक 1। सर हमारे यहाँ लगभग 3 किलोमीटर के लगभग रोड बिल्कुल भी नहीं है और हमारे यहाँ बरसात में छोटे छोटे जो बच्चे हैं तो स्कूल नहीं जा पाते हैं। बहुत कांदा कीचड़ होता है, कमर तक मतलब कि पानी भर जाता है। तो बच्चे हम लोग तो किसी भी तरह से खेत से निकल लेते हैं, लेकिन बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पाते हैं। पंजाब के पटियाला में ट्रेड यूनियन और कच्चे कर्मचारियों ने केंद्र और पंजाब सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ भारत बंद का आह्वान करते हुए 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। सोमवार को सरकारी दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा और जबकि बस सेवाएं बंद रहने से आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि स्कूल, कॉलेज और निजी संस्थान खुले रहे हैं, लेकिन सरकारी बसें सड़कों से नदारद दिखी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा, चेतावनी भी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और भी तेज कर दिया जाएगा। हड़ताल के चलते प्रशासन ने अलर्ट मोड में रहते हुए आवश्यक सेवाओं पर नजर बनाए रखी है। तमाम फाइनेंशियल सेक्टर दी ऑर्गेनाइजेशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट दी ऑर्गेनाइजेशंस आज एक दिन दी हड़ताल ते गईयां ने, जिस दे अंदर 20 करोड़ तो मुलाजम मजदूर और जिन्हां दे अंदर किसान भी शामिल ने, अनऑर्गेनाइज सेक्टर दे मजदूर भी शामिल ने। अज एक दिन का जो चक्का जाम किया जा रहा है, जिस दे अंदर बिजली के काम है, रोडवेज के काम है और पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स, आज तमाम सेक्टर्स के अंदर हड़ताल की जा रही है। इस हड़ताल के अंदर साडियां जिहड़ियां मुख मंगां ने, जिन्हां दे अंदर पब्लिक सेक्टर नूं जो डिसमैंटल किया जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, असीं उसका विरोध कर रहे हैं। और खास तौर पर बैंकों के अंदर भावें बैंकों की मर्जर की जाए। बिहार बंद के समर्थन में सुपौल में राजद समेत महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। लोहिया नगर चौक से लेकर महावीर चौक तक जुलूस निकाला और राजद नेता अनोखा देवी, लक्ष्मण झा, मिन्नत रहमानी, राजनारायण चौधरी और विमल कुमार ने समर्थकों संग दुकानदारों के साथ ही अपील की है बंद कराने की और चुनाव आयोग के नए पुनरीक्षण और कानून के खिलाफ इस बंद का आयोजन किया गया, जिसमें महागठबंधन की तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। कई जगह सड़क जाम कर विरोध भी जताया गया। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रखा था ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। आज के चक्का जाम करने का मुख्य उद्देश्य है बिहार और खबर सुपौल से, जहां चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची में
कथित गड़बड़ियों के विरोध में राजद और महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को बिहार बंद के तहत जोरदार प्रदर्शन किया। सिमराही बाजार और भीमपुर चौक के पास ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नेशनल हाईवे 106 को पूरी तरह से जाम कर दिया गया, जिससे घंटों जाम लगा रहा और आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ हाथों में बैनर, झंडा लेकर नारेबाजी करते रहे। राजद नेत्री मधु यादव और प्रकाश कुमार यादव ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ये आज के चक्का जाम करने का मुख्य उद्देश्य है पूरे बिहार में वोटबंदी चल रही है। तो ये डबल इंजन की सरकार जो है हर काम करके थक गई, लेकिन अब ये वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का जो काम कर रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं। उसी विरोध में आज यहाँ पूरे बिहार में हमारे महागठबंधन के द्वारा जो आहूत किया गया है चक्का जाम का, उसी को हम लोग शांति ढंग से कर रहे हैं। जाम इसी लेकर किए हैं महागठबंधन के तरफ से पूरे बिहार में चक्का जाम है। ये वोटर लिस्ट के लिए सरकार कहती है कि नहीं अब नैहर से लाए, जो हम लोग शादी विवाह बेटा बेटी को किए हैं नेपाल में, नेपाल का कहाँ से प्रूफ लाएंगे? तब तो वह मेरी पुतौ है, बहू बेटी है, वो है, यहाँ का तो वोटर लिस्ट से नाम उड़ गया। इस देश में नोटबंदी के बाद जो एक चक्र चला जा रहा है वोटबंदी का, उसके विरोध में हम लोग आज चक्का जाम कर रही है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के सभी घटक दल के लोग, सभी घटक मिल करके हम लोग आज पूरे देश में, पूरे बिहार में चक्का जाम किया जा रहा है। इसके लिए बस हम इतना कह रहे हैं कि मेरा पार्टी जो है दबे कुचले पिछड़े वर्गों के साथ है और उसको तो दबाने का सत्ताधारी पार्टी काम कर रहे हैं। हम लोग उसका मनमानी नहीं चलने देंगे और हम लोग अपने पार्टी के नेतृत्व में धरना और प्रदर्शन दे रहे हैं ताकि कोई किसी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी के साथ गलत नहीं हो, मनमानी नहीं चलेगा विपक्ष का। बिहार के भागलपुर में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के विरोध में महागठबंधन द्वारा बुलाए गए बंद का असर मंगलवार को भागलपुर में भी देखने को मिला। सुबह से ही महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर टायर चला करके आवागमन बाधित कर दिया और इसके चलते कई इलाकों में यातायात पूरी तरह से ठप रहा है और वहीं वाहनों की लंबी कतारें भी देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी और पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। बंद का असर स्कूल, कॉलेज और बाजारों पर भी देखने को मिला। कई दुकानें बंद रही, आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आज पूरा बिहार चक्का जाम है और बिहार बंद है। मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी 2 महीना चुनाव बचा है और 2 महीना में मोदी जी यहाँ आकर के 1 दर्जन से ज्यादा सभा करके थक गए। उसको लगा बिहार में दाल नहीं गल रहा है, चुनाव आयोग से साठगांठ कर लिया और उन्होंने एक नीति बनाई कि किसी तरह गरीबों का 25 से 30% वोट काटा जाए तभी मेरी सरकार बनेगी। इसके तहत चुनाव आयोग से पुनर्निरीक्षण कार्य करवाना चाहा है और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये 11 में जो प्रमाण मांगा गया है उसमें 11 प्रमाण है ही नहीं गरीब के पास, वो कहां दिखाएंगे कि गरीब का नाम कटेगा। आधा बिहार बाढ़ में पड़ा हुआ है, पूरा आधा बिहार बाढ़ में पड़ा हुआ है, आधा बिहार सुखाड़ में पड़ा हुआ है और ऐसे स्थिति में कैसे मतदाता सूची पुनरीक्षण हो सकता है। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रत्तीपुर दियार में पुलिस ने एक बड़ी अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री का खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर 7 जुलाई को की गई इस कार्रवाई में एसटीएफ और तकनीकी टीम की मदद से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी में 4 देशी पिस्टल, कई अर्धनिर्मित हथियार और मैगजीन, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर और हथियार निर्माण के 22 प्रकार के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक नगर राकेश कुमार ने बताया कि यह फैक्ट्री लंबे समय से संचालित हो रही थी और इसके जरिए आसपास के जिलों में हथियारों की अवैध आपूर्ति भी की जा रही थी। तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार के निर्देशन में लगातार हम लोग इस तरीके की आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं।
पटना में एसटीएफ टीम के द्वारा भी लगातार निगरानी रखी जाती है। उसी के द्वारा एक इनपुट प्राप्त हुआ था, इसमें SOG 11 की टीम पटना से आई हुई थी। हमको मिनी गन फैक्ट्री जो रतिपुर दियारा के पास में मिनी गन फैक्ट्री की एक सूचना मिली हुई थी, जिसमें ये सूचना थी कि 4 लोग वहाँ पर एक मिनी गन फैक्ट्री चलाते हैं और वहाँ से आर्म्स को सप्लाई करते हैं। तो वहीं पर SOG 11 टीम और नाथनगर की जो छापेमारी दल है, उन दोनों ने जाकर रात को छापामारी करी और वहाँ पर जो मिनी गन फैक्ट्री बरामद हुई है, मिली है, उसमें कई गन बनाने के जो उपकरण हैं वो बरामद हुए हैं। और खबर झारखंड के बोकारो जिले से, जहां पर डुमरी विधायक जयराम महतो ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा में टॉप 10 में आने वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैब देकर सम्मानित किया। नवाडी स्थित विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष गंगवार रहे। राज्यपाल ने विधायक के इस प्रयास की सराहना की और कहा जनप्रतिनिधियों से बातचीत भी की और प्रेरणा देने की भी बात कही। कार्यक्रम में विधायक ने अपने 3 महीने के वेतन का 75% हिस्सा छात्रों को समर्पित किया है और जयराम महतो ने कहा कि वे खुद गरीब परिवार से पढ़कर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। निसंदेह, जो कि मैं वहीं से आता हूँ, उसी पृष्ठभूमि से आता हूँ। मैं भी एक निर्धन परिवार का बेटा हूँ और मैं समझता हूँ कि आर्थिक अभाव में बच्चे किस प्रकार से टॉप तो हो जाते हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, खासकर झारखंड प्रदेश में। तो भले मैट्रिक में 90% लेकर आता है, लेकिन ट्यूशन फी नहीं चुका पाने के कारण, सामग्री नहीं हो पाने के कारण कहीं ना कहीं उसे बाकी 2 साल बाद 5 साल बाद उसी रिजल्ट करने वाले छात्रों को हम नहीं देख पाते हैं। उसका एक कारण यह भी है कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो विधायक होने के नाते मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो भी उनको सपोर्ट मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको मैं पूरे सेमेस्टर का खर्च पे कर दूंगा, लेकिन ये तो जरूर है कि मैं उनको एक छोटा सा सहयोग जरूर कर सकता हूँ, जिससे वो निराश ना होंगे, हतोत्साहित ना हो। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर झारखंड से, झारखंड के बोकारो से आपको बता रहे हैं खबर, जहां पर डुमरी विधायक जयराम महतो ने अपने पहले कार्यकाल में ही शिक्षा के क्षेत्र में मिसाइल कायम की है और उन्होंने मैट्रिक और इंटर के टॉप 10 छात्रों को अपने 3 महीने के सैलरी का 75% खर्च कर लैपटॉप और टैब वितरित किए। इस कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने छात्रों को सम्मानित किया और विधायक के इस प्रयास की सराहना की। राज्यपाल के हाथों सम्मान पाकर छात्र छात्राएं गदगद हो उठे और उन्होंने बताया कि संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, लेकिन अब तैयारी आसान हो जाएगी। जो मैं देख पा रहा हूँ नकारात्मक चीजों से, इंस्टाग्राम चलाएं, अगर उसमें सकारात्मक चीजें हैं तो वहां तक सीमित रहें, 10 दिन में 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, लेकिन घंटों घंटों भर के लिए नकारात्मक, चूंकि मैं जो देख पा रहा हूँ, चूंकि हम उस परिवेश में आते हैं, हम खुलकर बातें नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक विधायक होने के नाते प्रत्येक दूसरा दिन हमें एक ऐसा केस आता है जिसमें एक भाई एक बहन भाग चुके हैं अपने घर से, अपने माता पिता के अरमानों को तोड़कर। तो मैं उस दिशा में कहना चाहता था कि उन चीजों से आप परहेज करें, वो समय के अनुसार होगा। जब आपके माता पिता हैं तो जाहिर सी बात है आपके लिए कोई जीवन साथी भी होगा। तो मैं इनडायरेक्ट रूप से मैं वहां देना चाहता था। बहुत खुशी हुआ कि राज्यपाल साहब ने हमें खुद पुरस्कार दिया और हमें और ज्यादा प्रोत्साहन किया आगे पढ़ने के लिए। लैपटॉप दिया हमें। क्या मानती हो विधायक के इस प्रयास को? बहुत अच्छा प्रयास है, बच्चे और ज्यादा प्रोत्साहित होंगे, अप्रिशिएट होंगे अच्छा पढ़ने के लिए और अच्छा ज्यादा मार्क्स लाने के लिए। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे सर हम सीए का करना चाह रहे हैं कोर्स, और लैपटॉप मुझे दिया है, उससे मेरे क्लासेस करने बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। मैं ऑनलाइन क्लास करती थी, मुझे फोन से थोड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, बट अब लैपटॉप से और ज्यादा हेल्पफुल होगा मेरे लिए क्लासेस करना। अब कहना चाहते हैं कि सभी से इसी तरह पढ़ाई करें ताकि उन्हें भी आगे चल के ये सब मिले। बहुत ही अच्छा काम करे वो, सबको इस तरह सामान दे रहे हैं, आज तक कोई भी विधायक इस तरह नहीं किया। आगे 12 करेंगे साइंस लेके PCM। पूरा मेहनत करेंगे, अब इतना मिला तो आगे भी तो चाहिए ना। जी, विधायक जी ने ये लैपटॉप गिफ्ट करा, उनका अच्छा प्रयास है। उन्होंने जैसा कहा था कि वो देंगे और उन्होंने दिया, इससे आगे आने वाले विद्यार्थियों को भी मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन रहेगा। आगे क्या करना चाहते हैं? मैं आगे इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं JEE की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ।
और खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से खबर बांकी मोगरा थाना क्षेत्र के SECL कॉलोनी के सोमवार बाजार के पास आज दोपहर एक मकान के पीछे एक महिला की अधजला शव मिला है और शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम की जांच में सामने आया है कि महिला की उम्र 70 साल है और नाम गीता श्रीवास था। वो अकेले रहती थी और उनके पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। बच्चे बिलासपुर में रहते थे। बता दें कि शव के पास से पेट्रोल का खाली डब्बा, झोला व कुछ कपड़े बरामद किए गए हैं। महिला ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया, ये जांच का विषय है। हर में करीब 1 बजे के आसपास एक बच्चा आया था आम बिनने के नाम से, और यहाँ देखा एक युवती जली हुई पड़ी है। तब जाकर दूसरे लोगों को बताया, तब यहाँ के पार्षद महोदय सूचना दिए, जिस पर मर्ग इंटीमेशन कायम किया गया। जली हुई महिला के तस्दीक किया गया, जो कि यहीं पास में M/29 में अकेले रहती है। इसका नाम है गीता श्री विश्वास और इनके पति स्वर्गीय अहिंद्र नाथ विश्वास। उम्र लगभग 70 से 80 साल बता रहे हैं और फॉरेंसिक टीम भी बुलाया गया था। सब ये हुआ है, बाकी 100 का पंचनामा किया गया है। पंचनामा पश्चात 100 PM के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि जलने का जो ये है, पेड़ में भी जले हुए पत्ते के निशान दिख रहे हैं। आसपास के भी पास में पड़ा हुआ प्लास्टिक का डब्बा भी है जो कि जला हुआ है। तो इससे डॉग स्क्वाड भी ये किया गया, जो कि अन्यत्र कहीं और ये नहीं गया है, उसी के घर के आसपास ही घुमा है। फॉरेंसिक टीम भी ये कह रही कि स्वयं जलना प्रतीत होता है, ऐसे बता रहे हैं। कोरबा जिले के दर्री डैम व्यू पॉइंट पर एक युवक पर जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक 15 ब्लॉक कॉलोनी निवासी विकास यादव अपने 4 दोस्तों के साथ घूमने गया था। सभी दोस्त लौट गए, लेकिन विकास वहीं बैठा रह गया। तभी 2 अज्ञात युवक मुंह पर गमछा बांधे वहां पहुंचे और डंडे से हमला कर 15,000 नकद और 2 मोबाइल लूट लिए। गंभीर रूप से घायल विकास किसी तरह अपने कार से बालको नगर थाना पहुंचा और पुलिस को सूचना दी और उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला ये है कि रात्रि मेरा बेटा दर्री डैम तरफ गया था दोस्तों के साथ। फिर उधर से दोस्त लोग उसके चले गए छोड़ के, और वो अकेले वहाँ था। फिर वहाँ पे 4-5 लड़के आए नकाबपोश, वो कार में था। तो 4-5 लड़के आए तो पीछे से एक लड़का उसको डंडे से वार किया, जो उसको चोट आया। तो उसके बाद उसको 4-5 लड़के मिलके मारने लगे और मारपीट करके उसका मोबाइल और पैसा 15,000 नगद और चैन ये सब छीन ले गए। और लड़का को भी ज़्यादा चोटें आई, जो सीधा आया CSB चौकी, वहाँ से भाग कर और आया। फिर मेरे को रात में फ़ोन किया तो मैं CSB चौकी पहुँचा, उसको लेकर के 100 बेड गया। 100 बेड में उसका ट्रीटमेंट करवाने के बाद मैं NKH हॉस्पिटल में भर्ती किया हूँ, जहाँ उसका उपचार अभी जारी है। कल रात के करीब हम लोग 11:30 बजे मैं और मेरे 5 और दोस्त लोग, हम लोग दर्री के पास एक व्यू पॉइंट है, वहाँ पे गए हुए थे। तो वहाँ से मतलब वहाँ पे जाके बैठे हुए थे सब कुछ। तो उसके बाद वहाँ से 4 और कार का दोनों सामने और पीछे का और साइड का कांच फोड़ दिया। अलीगढ़ से खबर बता रहे हैं आपको। टप्पल कस्बे में झोलाछाप डॉक्टरों का आतंक जारी है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से नाबालिग इलाज करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो मचा हड़कंप। मरीजों की जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। तो नाबालिग का इलाज करते नजर आ रहे हैं। मरीजों की जान जोखिम में डाल करके अस्पताल में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। टप्पल कस्बे में झोलाछाप डॉक्टरों का आतंक जारी है और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से नाबालिग इलाज करते नजर आ रहे हैं। तो
मरीजों की जान के साथ खुला खिलवाड़। अलीगढ़ के टप्पल कस्बे में झोला छाप डॉक्टरों का आतंक जारी है। बुलंदशहर से खबर, खुर्जा में महिला आयोग सदस्य का दौरा है। मनीषा अहलावत ने महिलाओं की फरियादें और समस्याएं भी सुनी हैं। महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी है। बुलंदशहर से खबर, खुर्जा में महिला आयोग सदस्य का दौरा है। हरदोई से खबर बता देते हैं, जर्जर सड़क पर स्कूल जा रहे छात्र छात्राएं और कीचड़ और फिसलन से हादसों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। हर दिन जान जोखिम में डाल करके सफा शिकायतों के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई और प्रशासन की बेरुखी से लोग परेशान हैं। पल्ली से बरखनी ब्लॉक तक की सड़क बेहद खराब है। बाइकें गिर जाती हैं और टेम्पो वगैरह पलट जाते हैं। टूटी रोड होने के कारण ऊंचा खाली सब गहरे गड्ढे बने हुए हैं और शासन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। 1 साल से रोड टूटो पड़ो, कोई सुनवाई रहो। हम लोगों कई आए दिन एक्सीडेंट हो, कई रिक्शा पलट भी गए हमारे। हालांकि हमारे पिछले भी रिक्शा पलट में से इसलिए रास्ते खराब से डेथ हुई है। 1 साल 1.5 साल यहाँ अब बच्चा बहुत परेशान, कई बच्चे इंजर्ड हुई है, कई वृद्ध बेचारे इंजर्ड हुई है। बड़ी दिक्कत हो रही है, कोई सुनवाई नहीं, न कोई नाली है, न कोई यहाँ गड्ढा गुच्छी, कोई कुछ बराबर नहीं हुई हो। आगे पानी बहुत खराब है। 3 विद्यालय इस रोड पर हैं। बच्चा इधर से ज़्यादा पूरी पाली के बच्चा अधिकांश 50% पछोहे की आबादी इधर से निकलती है, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं आज तक। हम लोग बहुत परेशान हैं। और से वही समस्याएं हैं कि आए दिन गिरते हैं लोग, गाड़ी टूट पलट जाती है। कल कई दिन से फीवर आ रहा था, दवा लेने जा रहे रास्ते में गिर पड़े, जगह जगह पर गड्ढे। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कम से कम रोड तो बने, जैसे आवागमन तो जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनकी टाली, उनके रिक्शा बढ़ जाते हैं। मथुरा से खबर बता देते हैं, छाता तहसील के लाडपुर गांव में सोमवार को मेड़ के पुराने विवाद ने खूनी रूप ले लिया। भूमि सीमा को लेकर विवाद में पदम पुत्र इंदो को उसके भतीजे शेरन पुत्र मानसिंह ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बीच बचाव करने पहुंचे पदम के भाई तुलाराम, कल्लू, महेंद्र और पत्नी पर भी लाठी डंडों से हमला किया गया, जिससे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को छाता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है, जहां से हालत गंभीर होने पर मथुरा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस किन किन लोगों के साथ हुआ है ये घटना? ये महेंद्र, तुलाराम, पदम, कल्लू। ये किस बात की लड़ाई थी? ये आपस में गांव में हुई है कहीं बाहर? जंगल में किस बात के लिए हुई है? बैंड के ऊपर। ये लाठी डंडी चली है, गोलियां भी चली हैं? गोलियां भी चली। किसी के लगने की कोई सूचना है? हाँ, पदम के लगी है, एक्सपायर हो चुके हैं। जब पदम एक्सपायर हो चुके हैं, और लोगों के कितनी चोटें हैं? गंभीर है, काफी गंभीर चोटें, गंभीर 3। खबर जालौन से, जहां कालपी में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन ने 27 बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। अधिकारियों ने कहा है कि सभी विभागों को अलर्ट रखा गया है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत व बचाव दल भी तैनात किया गया है। तो पिछली बार था उससे ज़्यादा, उससे कम है अभी। जैसे पिछली बार ज़्यादा थी, इस बार कम है।
अच्छा, इस बार कुछ कम है। पिछली बार तो बाढ़ आई थी। खैर जी, अभी क्या स्थिति? पानी अभी 2 दिन में कितना बढ़ गया है? इसमें लमसम बहुत पानी बढ़ चुका है 2 दिन में। जी हाँ। अच्छा, प्रशासन ने भी किसी चेतावनी दी है आगे? प्रशासन आया था, उन्होंने आश्वासन दिया लोगों को, जो गांव नीचे बसे हुए हैं उनको आश्वासन दिया है। अब देखो आगे क्या करते हैं। तो पानी कौन कौन से ऐसे गाँव है जो पानी चपेट में आ जाते हैं? पानी चपेट में जैसे गुलौदी हुआ और ये निचले स्तर जितने भी गांव सारे चपेट में आ जाते हैं। इस वक्त भारी वर्षा का मौसम चल रहा है। जैसे कि कालपी में जमुना नदी जहां पर हम आज खड़े हैं, यहां पर अभी धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों की अगर बात करें तो यमुना नदी में खतरे के निशान से पानी बढ़ गया था, काफी अफरा तफरी का माहौल बन गया था, काफी लोगों का नुकसान हो गया था, गांव में पानी भर गया था। हालांकि इस वक्त प्रशासन ने पानी को लेकर और यहाँ पे आने वाली बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और यहाँ पर मॉक ड्रिल भी कर चुके हैं। प्रशासन अलर्ट है और लोगों को बता भी दिया है कि किस तरीके से जमुना में पानी जो बढ़ रहा है धीरे धीरे खतरे के निशान पे पहुंचने वाला है। यहाँ पे इसको लेकर लोग सतर्क रहें और पानी को लेकर जिस तरीके से प्रशासन ने लोगों को गाइडलाइन जारी करी है तो कहीं ना कहीं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो पानी जो है बढ़ता जा रहा है। पानी का रफ्तार जो धीरे धीरे बढ़ रही है। पिछले 2 दिन में जिस तरीके से पानी जो रफ्तार बढ़ी है तो कहीं ना कहीं ये खतरे के निशान को जरूर चेतावनी देती जा रही है, क्योंकि ये पानी जो है जो जिस तरीके से बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो निचले स्थल के जो लोग हैं जो रहते हैं उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो ऊपर वाले हिस्से में आ जाए कहीं ना कहीं पानी उनके लिए नुकसान कर सकता है। अब देखना ये होगा आने वाले समय में बाढ़ से कैसे निपटा जा सकता है और बाढ़ से कैसे इससे निजात पाई जाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। और देहरादून से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं। देहरादून से आ रही है खबर, धामी मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, धामी मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में महत्वपूर्ण 6 प्रस्ताव पास किए गए हैं। तो जियो थर्मल नीति पर कैबिनेट की मुहर लग गई है और पुलों की क्षमता बढ़ाने को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मंजूरी भी मिली है। और ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा इसी खबर पर हैं। राजेश, मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है, 6 प्रस्तावों को मंजूरी भी मिली है और क्या कुछ खास इस बैठक में रहा है? हर बार की भांति जो है इस बार भी जो है हर बार बुधवार को जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया और आज भी तमाम जो कैबिनेट मंत्री थे वो इस बैठक में मौजूद थे और 6 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर के कैबिनेट की मंजूरी जो है यहाँ पर मिली है। चाहे इसमें विधवा पेंशन की बात करें या जो जियो थर्मल नीति पर जो है उस पर सहमति बनी है। इसके साथ साथ पुलों की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए जो प्रोजेक्ट है मैनेजमेंट यूनिट का उसको मंजूरी दी गई है। सतर्कता विभाग के ढांचे जो है उसको लेकर के कम से कम 20 पदों की जो उसमें बढ़ावा जो है वो उसमें दिया गया है। 132 से 156 संख्या जो है की गई है। जीएसटी विभाग के ढांचे में भी कई बड़े फेरबदल जो है वो इसकी पदों की संख्या को लेकर के किए गए हैं और खनिज पदार्थों के साथ साथ जो है खनन न्याय के लिए भी एक नई नीति जो है वो उसको मंजूरी जो है वो कैबिनेट में दी गई है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि वंदना हर सप्ताह जो है बुधवार के दिन मुख्यमंत्री इस बात को नए नए निर्णयों को लेकर के कैबिनेट को लेकर के आते हैं और आज भी जो है 6 निर्णयों को लेकर के जैसे मैंने आपको बताया कि 6 बिंदुओं को महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के कैबिनेट के तमाम जो सहयोगी मंत्री हैं उन सबकी सहभागिता के द्वारा जो है कैबिनेट से हरी झंडी जो है इन 6 बिंदुओं को लेकर के लगा दी गई है। अब अगली जो कैबिनेट होगी इसमें भी कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जो भविष्य के लिए या उत्तराखंड की जो नींव है उसको मजबूत करने के लिए। बिल्कुल राजेश, और भी कई प्रस्ताव है जिनको लेकर के चर्चा हो सकती है फिलहाल आगामी बैठक में। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। देहरादून से एक खबर, मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में महत्वपूर्ण 6 प्रस्ताव पास हो चुके हैं। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से खबर आ रही है। अंबिकापुर से आपको ये खबर बता देते हैं, होटल संचालक से दिन दहाड़े मारपीट की गई है और गांधी चौक पर खुलेआम गुंडागर्दी वीडियो वायरल हुआ है। और ये तस्वीर मारपीट की आपको दिखा रहे हैं। दिन दहाड़े मारपीट, होटल वेलकम के मालिक पर हमला, शहर में सनसनी मच गई। कोतवाली क्षेत्र में कानून को खुली चुनौती भी देखी जा रही है। खुलेआम गुंडागर्दी, दबंगों की
अपराधियों के हौसले बुलंद है। कोर्ट के पास ये मारपीट हुई है। बड़ी जानकारी तो ये है कि कोर्ट के बाहर मारपीट हुई है, जबकि वहां पर सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती होती है। बावजूद इसके बीच बचाव के लिए कोई भी कर्मी सामने नहीं आया। बरेली के पटेल चौक पर सामाजिक संस्था नेकी की दीवार ने रचनात्मक तरीके से यातायात जन जागरूकता अभियान चलाया। महापौर डॉक्टर उमेश गौतम और एसपी ट्रैफिक अकमल खान की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और प्रभावशाली बनाया। कार्यक्रम में हेलमेट पहनने का संदेश देते हुए यमराज का वेशधारी व्यक्ति राहगीरों को चेतावनी देता नजर आया है। यही बोलना चाहूंगी कि तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें अवेयर किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से उन्हें अवेयर किया जा रहा है, तो वो इस चीज को समझे और इस चीज को फॉलो करें, क्योंकि इस नेकी की दीवार को और हमारे द्वारा चलाए गए अभियान का भी सिर्फ एक ही पर्पस है, लोगों की जान बचाना, दुर्घटनाओं में कमी को लाना है। तो इसीलिए यातायात के नियमों को अपनाएं। हमने एक्चुअली अभी यातायात को लेके जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें हम लोगों ने ई रिक्शा को और जो मोटरसाइकिल वाहक हेलमेट नहीं लगा रहे थे उनको फ्री में हेलमेट वितरित किया है। हमारा आपने देखा होगा कि आजकल जो ई रिक्शा चालक हैं वो ओवरलोडिंग करते हैं और यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिससे कि यातायात भी प्रभावित होता है और अगर कोई हादसा होता है तो उसमें सवारी भी चोटिल होती है और रिक्शा चालक भी चोटिल होता है। और ये नॉलेज की कमी की वजह से लोग जागरूकता नहीं है, उसके लिए हम लोगों ने ये जागरूकता अभियान चलाया। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लगातार जो है वो शासन की प्राथमिकताओं में है और इसी क्रम में आज एक समाज सेवी संस्था है नेकी की दीवार, इनके द्वारा आज यहाँ पर सभी को निःशुल्क हेलमेट वितरित किया गया है और इन्होंने मुझे आज अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया था और यहाँ पर आज हम लोगों ने काफी लोगों को जो है यहाँ पर हेलमेट भी वितरित किया है। साथ ही साथ यातायात नियमों को लेकर के इनके द्वारा एक पैम्पलेट भी छपवाया गया है, जिसको सभी ई रिक्शा ऑटो ई रिक्शा सबके ऊपर जो है हम छपवा कर रहे हैं और सभी को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। तो आज का ये कार्यक्रम कुल मिला जुला करके इन्हीं सारी चीजों पर केंद्रित है। देखिए, पब्लिक को जागरूक करना, चालान काटना सबसे आसान काम है, लेकिन उसको जागरूक करना, उसको हेलमेट देना, उसको सुरक्षा के बारे में बताना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, जिसको ये नेकी की दीवार एनजीओ द्वारा किया गया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस का भी सहयोग रहा है, क्योंकि चालान काटना किसी का मकसद नहीं, मकसद है लोगों की सुरक्षा। क्योंकि अगर एक परिवार का एक व्यक्ति किसी भी एक्सीडेंट में चला जाए दुपहिया वाहन से, तब उस परिवार पर क्या गुजरती है ये परिवार के लोग बता सकते हैं। तो आज मैं पूरे नेकी की दीवार के एनजीओ को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।